नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के औद्योगिक जगत के एक ऐसे नाम की जिसे हम सब सड़कों पर हर रोज देखते हैं। अशोक लेलैंड। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि भारत के ट्रांसपोर्ट और विकास की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, छोटी है, पर इसमें कंपनी के सफर की जरूरी जानकारी है। तो आज हम इसी के आधार पर अशोक लेलैंड की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे शुरू हुई, क्या क्या किया और भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका रोल क्या रहा है। और एक बात जो मुझे शुरू से ही काफी दिलचस्प लगी, वो ये कि शुरुआत ऑस्टिन कारों को असेंबल करने से हुई थी। ये सोचना भी अजीब है कि वहां से ये सफर भारत के सबसे बड़े कमर्शियल व्हीकल बनाने वालों में से एक तक कैसे पहुंचा। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए ये शुरुआत का समय भी कितना महत्वपूर्ण है। 1948 भारत बस आजाद ही हुआ था। देश कह सकते हैं एक नई सुबह देख रहा था, अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे माहौल में अशोक मोटर्स, जैसा तब नाम था, वो शुरू हुई। और चेन्नई में हेडक्वार्टर होना, ये भी देखिए, चेन्नई तब भी और आज भी साउथ का बड़ा इंडस्ट्रियल और ऑटो हब है। और हाँ, हिंदुजा ग्रुप का हिस्सा होना ये भी एक बड़ा फैक्टर है। उन्हें एक बड़े ग्रुप की फाइनेंशियल बैकिंग और स्ट्रेटेजिक सोच मिली, जो शुरू में बहुत काम आई होगी। हाँ, आपने 1948 और ऑस्टिन कारों का जिक्र किया, हमारी स्क्रिप्ट में भी है। लेकिन ये जो शिफ्ट था, पैसेंजर कारों से हटकर सीधा कमर्शियल व्हीकल्स ट्रक और बस पर फोकस करना, ये तो बड़ा फैसला लगता है। स्क्रिप्ट कहती है कि ये जल्दी हुआ, पर इसके पीछे सोचा क्या गया होगा? क्या मार्केट में जरूरत दिखी या कोई विजन था? मेरे ख्याल से ये शायद दोनों का मिश्रण था। देखिए, ऑस्टिन कारों को असेंबल करने से उन्हें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक बेसिक आइडिया तो मिल गया। सप्लाई चेन, क्वालिटी कंट्रोल, वो सब, वो एक तरह से पहली सीढ़ी थी। लेकिन 1947 के बाद का भारत, वो बिल्कुल अलग था। ज़रूरतें बिल्कुल अलग थीं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, पुल, सड़कें, बांध, फैक्ट्रियाँ। इन सब के लिए सामान कौन ढोएगा? मजबूत गाड़ियाँ चाहिए थीं, ट्रक चाहिए थे, सिर्फ पर्सनल कारें नहीं। उस दौर में जब देश बन रहा था, तो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट तो कह सकते हैं नसें थी पूरी अर्थव्यवस्था की। अशोक मोटर्स के मैनेजमेंट ने शायद ये भांप लिया कि असली मौका और ज़रूरत तो कमर्शियल गाड़ियों में है। फिर हिंदुजा ग्रुप की एंट्री और 1955 में ब्रिटिश लेलिन मोटर्स के साथ जो टेक्निकल कोलैबोरेशन हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। लेलिन मोटर्स उस टाइम हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में दुनिया का बड़ा नाम था। तो इस कोलैबोरेशन से अशोक लेलैंड को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं मिली, एक ग्लोबल ब्रांड का नाम भी जुड़ गया। तो हाँ, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, बल्कि भारत की उस वक्त की और आने वाले वक्त की ज़रूरतों को पहचानने का एक सोचा समझा साहसी कदम था। हाँ, ये वाकई एक बड़ा मोड़ रहा होगा। और जैसा आपने कहा, उस कदम का असर आज साफ दिखता है। स्क्रिप्ट में जो आंकड़े हैं वो तो कमाल के हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल व्हीकल मेकर और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा बस मेकर। ये स्केल ही अपने आप में एक कहानी है। स्क्रिप्ट में इसे भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की रीढ़ कहा गया है। इस रीढ़ वाली बात पर थोड़ा और बात करें। ये सिर्फ कहने की बात है या वाकई इतनी गहरी सच्चाई है इसमें? नहीं नहीं, ये सिर्फ कहने की बात बिल्कुल नहीं है, ये तो जमीनी हकीकत है। जरा सोचिए, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान कैसे जाता है, इंडस्ट्रीज तक रॉ मटेरियल कैसे आता है, खेतों से अनाज मंडी तक कैसे पहुंचता है, लोग कैसे ट्रैवल करते हैं शहरों के बीच, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। इन सब में अशोक लेलैंड की बसें और ट्रक एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और ये गाड़ियां भारत की सड़कों और मौसम के हिसाब से बनाई जाती हैं, जो अक्सर मुश्किल होते हैं। इनकी मजबूती, इनकी रिलायबिलिटी, इसी वजह से बिजनेस वाले, ट्रांसपोर्टर्स, सरकारी बस सर्विसेज सब इन पे भरोसा करते हैं। हाँ, ये तो है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें, तो जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, सर्विसेज बढ़ी, अच्छी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत और तेज़ी से बढ़ी। अशोक लेलैंड ने ज़रूरत को सिर्फ पूरा नहीं किया, बल्कि एक तरह से मुमकिन भी बनाया। अगर आपके पास मान ले जाने के भरोसेमंद साधन न हो, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो जब हम कहते हैं कि ये रीढ़ है, तो इसका मतलब है कि ये देश की इकोनॉमी की आर्टरीज में ब्लड फ्लो बनाए रखने जैसा काम कर रहे हैं। इनका असर सिर्फ सड़कों पर नहीं, पूरे देश की आर्थिक सेहत पर है। ये बहुत दमदार नजरिया है। और ये असर सिर्फ माल ढुलाई या आम लोगों के ट्रांसपोर्ट तक ही नहीं है, जैसा स्क्रिप्ट में भी लिखा है। एक और बहुत बड़ी उपलब्धि का जिक्र है भारतीय सेना को गाड़ियों की सप्लाई। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा सम्मान भी है और जिम्मेदारी भी।
निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय सेना को गाड़ी सप्लाई करना कोई आम कमर्शियल डील नहीं है। ये तो देश की सुरक्षा में सीधी भागीदारी है। सेना की गाड़ियां बहुत ही मुश्किल, बहुत ही एक्सट्रीम हालात में काम करती हैं। रेगिस्तान की तपती गर्मी से लेकर हिमालय की कड़कड़ाती ठंड और बर्फ तक, उन्हें हद दर्जे का भरोसेमंद, मजबूत और हर तरह के इलाके में चलने लायक होना चाहिए। जब आर्मी किसी कंपनी की गाड़ियों पर इतना भरोसा करती है, तो ये उस कंपनी की इंजीनियरिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी प्रोडक्शन क्षमता का सबसे बड़ा सबूत होता है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि अशोक लेलैंड की गाड़ियां सिर्फ बिजनेस की जरूरतें पूरी नहीं करती, बल्कि देश की रक्षा जैसी सबसे क्रिटिकल जिम्मेदारियों के लिए भी फिट हैं। और ये भरोसा बनाने में सालों लगते हैं। बिल्कुल, ये तो विश्वसनीयता का पीक है एक तरह से। स्क्रिप्ट एक और पहलू बताती है, 50 देशों में मजबूत ग्लोबल प्रेजेंस। घरेलू मार्केट में इतनी तगड़ी पकड़ तो है ही, साथ में इंटरनेशनल लेवल पर भी कामयाब होना। ये क्या दिखाता है? ये सिर्फ एक्सपेंशन की बात है या कुछ और गहरा मतलब है इसका? ये कई चीजें दिखाता है। पहली बात तो ये कंपनी की एम्बिशन और कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो ग्लोबल स्टेज पर compete कर सकती है। दूसरी बात, ये उनकी इंजीनियरिंग और अडेप्टेबिलिटी का सबूत है। देखिए, हर देश का मार्केट अलग होता है, वहाँ के नियम कायदे, एमिशन स्टैंडर्ड, सड़कें, कस्टमर की पसंद सब अलग होता है। 50 देशों में अगर आप कामयाब हैं, तो इसका मतलब है कि अशोक लेलैंड ने अपने प्रोडक्ट्स को इन अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से ढाला है। ये सिर्फ मेड इन इंडिया गाड़ी बेचना नहीं है, बल्कि उन मार्केट्स को समझना और उनके लिए सही सल्यूशन देना है। अच्छा। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, ये मेड इन इंडिया ब्रांड को दुनिया में मजबूत करता है। जब एक भारतीय कंपनी इंजीनियरिंग वाले मुश्किल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में सक्सेसफुली बेचती है, तो ये हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और टेक्निकल स्किल की एक पॉजिटिव इमेज बनाता है। तो ये सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन नहीं है, ये एक तरह से भारत की इंडस्ट्रियल पावर का प्रदर्शन भी है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक ट्रक या बस बनाने वाली कंपनी नेशनल सिक्योरिटी से लेकर ग्लोबल ब्रांडिंग तक इतने सारे लेवल्स पर असर डाल रही हैं। अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखें। स्क्रिप्ट में जिक्र है पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक बसों के विकास का। आजकल ईवी की चर्चा तो हर तरफ है, लेकिन एक हैवी व्हीकल बनाने वाली कंपनी के लिए इस फील्ड में आना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल? ये देखिए, बेहद ज़रूरी भी है और साथ में बेहद चैलेंजिंग भी। ज़रूरी इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, खासकर शहरों का ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन और कार्बन एमिशन का एक बड़ा सोर्स है। दुनिया भर की सरकारें और शहर अब क्लीन मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। भारत में भी इस पर बहुत जोर है। अशोक लेलैंड जैसी बड़ी कंपनी अगर इलेक्ट्रिक बसों को बनाने में आगे आती हैं, तो ये इस बदलाव को बहुत तेजी दे सकता है। ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है, भविष्य के प्रति जिम्मेदारी दिखाता है। वो सिर्फ आज की नहीं सोच रहे, बल्कि कल की दुनिया के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी मैनेजमेंट, यहाँ तक कि ड्राइवर्स और मेंटेनेंस स्टाफ की ट्रेनिंग, सब कुछ नया है। एक कंपनी जिसकी एक्सपर्टाइज दशकों से डीजल इंजन में रही हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन में मास्टरी हासिल करना एक बड़ा टेक्निकल और कह सकते हैं कल्चरल शिफ्ट है। उन्हें नए सप्लायर्स के साथ काम करना होगा, R&D में भारी पैसा लगाना होगा और अपने मौजूदा लोगों को रीस्किल करना होगा। तो हाँ, ये कदम सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे कामयाब बनाना एक मुश्किल सफ़र है। इन सारी बातों को सुनने के बाद स्क्रिप्ट का वो जो वाक्य है, प्रगति को गति देना, सपनों को शक्ति देना, ड्राइविंग प्रोग्रेस, पावरिंग ड्रीम्स, वो अब और ज्यादा वजनदार लगता है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं लगती, बल्कि कंपनी के काम का जो असर है उसे ठीक से बताती है। अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो अशोक लेलैंड की कहानी का मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी की कहानी है या उससे कुछ बड़ा है? मेरे ख्याल से ये यकीनन एक कंपनी की कामयाबी की कहानी से बहुत ज्यादा है। ये कहानी है भारत की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की। जैसा हमने बात की, शुरुआत हुई देश बनाने की ज़रूरतों को पूरा करने से। इसने भारत के लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया, जिससे बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़े। इसने लाखों लोगों को रोजगार दिया, सिर्फ अपनी फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि अपनी पूरी सप्लाई चेन और सर्विस नेटवर्क के जरिए भी। सही बात है। सेना को गाड़ियां देकर इसने नेशनल सिक्योरिटी में अपना रोल निभाया। दुनिया के बाजारों में जाकर इसने भारत की इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया और अब
इलेक्ट्रिक बसों की तरफ बढ़कर ये भविष्य के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। तो अशोक लेलैंड की कहानी सिर्फ ट्रक और बस बनाने की नहीं है, बल्कि ये भारत की इकोनॉमी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सिक्योरिटी और अब उसके एनवायरमेंटल फ्यूचर के साथ गहरे जुड़ाव की कहानी है। ये उन अनगिनत लोगों और बिजनेस के सपनों को पूरा करने में मदद करती है जो आगे बढ़ने के लिए ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमने देखा कि कैसे अशोक लेलैंड ने 1948 में एक बहुत साधारण शुरुआत से ऑस्टिन कारों की असेंबली से निकलकर आज भारत के दूसरे सबसे बड़े कमर्शियल व्हीकल मेकर और दुनिया के चौथे सबसे बड़े बस मेकर बनने तक का एक लंबा और वाकई प्रभावशाली सफर तय किया है। हमने इसके विशाल स्केल पर बात की, भारतीय ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में इसके सेंट्रल रोल को समझा, सेना को सप्लाई जैसी अहम जिम्मेदारियों को देखा, 50 देशों तक फैली इसकी ग्लोबल पहुंच को जाना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे फ्यूचर के एरिया में इसके कदमों पर भी चर्चा की। ये सारे पहलू मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल या विचार मन में आता है जो सीधा हमारी स्रोत सामग्री से भी जुड़ता है और शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक हो। अशोक लेलैंड जैसी कंपनी जिसकी जड़ें, जिसकी पहचान, जिसकी एक्सपर्टीज दशकों से ट्रेडिशनल डीजल वाली भारी गाड़ियों में है, उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे बिल्कुल नए ग्रीन फील्ड में न सिर्फ आना बल्कि लीडर बनना, ये एक जबरदस्त बैलेंस बनाने जैसा काम है। जरा सोचिए, एक तरफ कंपनी को अपना जो मजबूत डीजल पोर्टफोलियो है उसे बनाए रखना है क्योंकि मार्केट अभी भी काफी हद तक उसी पे चल रहा है, और दूसरी तरफ उसे भविष्य के लिए इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्टमेंट करना है, नई कैपेबिलिटीज बनानी है और शायद एक बिल्कुल अलग तरह का कॉर्पोरेट कल्चर भी अपनाना है। ये चैलेंज सिर्फ टेक्निकल या फाइनेंशियल नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक और ऑर्गेनाइजेशनल भी है। एक इतना बड़ा स्थापित खिलाड़ी अपनी विरासत को सहेजते हुए एक इतने बड़े बदलाव को कैसे सक्सेसफुली नेविगेट करता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा आगे। ये सचमुच एक गहरा सवाल है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस कंपनी का अगला सफर कैसा होगा। और इसी विचार के साथ हम अशोक लेलैंड पर अपनी आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इस चर्चा से भारत की इस महत्वपूर्ण कंपनी के अतीत, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों और मौकों को समझने में मदद मिली होगी।